Namaskar. Today I will explain the water cycle or hydrologic cycle, or you can say hydrological cycle. The water cycle is the continuous movement of water on, above and below the surface of the earth. It is a circulation of water from the ocean to the atmosphere to the lithosphere, and the lithosphere to the oceans through complex and interdependent processes including precipitation, runoff, groundwater flow, evaporation and transpiration. सरल शब्दों में कहें तो जल वाष्प का वायुमंडल से वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरना, इसके कुछ भाग का भूमिगत जल के रूप में प्रवाहित होना, शेष भाग का नदी, नालों, तालाबों, झीलों एवं अंततः समुद्र में एकत्रित होना एवं पुनः वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में पहुंचना जल चक्र कहलाता है। आइए हम जल चक्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग वाष्पन पर चर्चा करते हैं। वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें जल अपनी द्रव प्रावस्था से गैस की प्रावस्था में बदलता है। यह प्रक्रिया सामान्य ताप में भी लगातार चलती रहती है, परंतु वाष्पन की दर इस बात पर निर्भर करती है कि वायु कितनी शुष्क है और वायु तथा जल के बीच में तापमान का कितना अंतर है, साथ ही वायु की गति कितनी है। स्वाभाविक है कि ग्रीष्म ऋतु में वाष्पन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि तापक्रम अधिक होता है एवं वायु में आर्द्रता की मात्रा सबसे कम होती है। इसके विपरीत वर्षा ऋतु में सबसे कम वाष्पन होगा क्योंकि वर्षा ऋतु में आर्द्रता सबसे अधिक होती है एवं तापक्रम भी अधिक नहीं होता। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सभी जल भंडारों से वाष्पन होता है, परंतु महासागर वाष्पन के सबसे बड़े स्रोत हैं, जिसमें लगभग पृथ्वी के कुल जल का 97% भाग एकत्रित रहता है और ये महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 70.8% भाग घेरे हुए हैं। ट्रांसपिरेशन अथवा वाष्पोत्सर्जन जल चक्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें पौधों द्वारा वाष्प के रूप में जल पुनः वायुमंडल में पहुंचता है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, तब गैसों के आदान प्रदान के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा भी उत्सर्जित करते हैं। घने वन प्रदेशों से होने वाला यह वाष्पोत्सर्जन महत्वपूर्ण होता है। ट्रांसपिरेशन एवं इवापोरेशन को सम्मिलित रूप से इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं और यही प्रमुख प्रक्रिया है जिससे जल पुनः वायुमंडल में पहुंचता है। जल चक्र में कंडेंसेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जल जब वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाता है, तब वहां संघनन अथवा कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, जो वाष्पन के विपरीत प्रक्रिया है। कंडेंसेशन के कारण जल वाष्प का परिवर्तन द्रवीय जल में होता है। वास्तव में जब वायु ऊपर की ओर उठती है तो ठंडी होती जाती है और ठंडी वायु गर्म वायु की तुलना में कम जल धारण कर सकती है। इस तरह जैसे जैसे वायु ठंडी होती जाती है, बादलों का निर्माण होता है। कुछ बादल वाष्पन के बढ़ने के साथ वायु के तापक्रम के प्रभाव से बनते हैं और कुछ बादलों का बनना वेदर सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। जैसे भारत में मानसून के समय कम दबाव के क्षेत्र में बादलों का बनना। प्रेसिपिटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बादलों से जल वर्षा के रूप में अथवा बर्फ या स्नो के रूप में या ओलों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब बादल जल को धारित नहीं कर पाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। भारत में ज्यादातर वर्षा मानसून के मौसम में होती है। आपको पहले यह बताया जा चुका है कि वर्षा का जल
जब पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। पहला इन्फिल्ट्रेशन या अंतःस्रवण और दूसरा रन ऑफ यानी पानी का सतह के ऊपर बहना। इन्फिल्ट्रेशन अथवा अंतःस्रवण वह क्रिया है जिसमें जल भूमि की सतह के नीचे जाता है। यदि सतह पर मौजूद मृदा शुष्क है या रेतीली है तो यह इन्फिल्ट्रेशन तेजी से और ज्यादा गहराई तक होता है, और यदि मृदा क्लेई है तो यह अंतःस्रवण उतनी तेजी से नहीं होता है। हम यह जानते हैं कि वर्षा के साथ साथ वाष्पन की प्रक्रिया और भूमि की सतह के नीचे अंतःस्रवण या इन्फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यदि वर्षा अनवरत चलती रहती है और वर्षा की दर वाष्पन की दर तथा अंतःस्रवण की दर से ज्यादा हो तो सतह में जल का प्रवाह दिखाई देने लगता है और इसे ही सरफेस रन ऑफ कहेंगे। यह सामान्य अनुभव की बात है कि शहरी क्षेत्रों में जहां सीमेंटीकरण ज्यादा होता है, सड़कें पूरी कंक्रीट की बनी होती हैं, वहां पर भूमि की खुली सतह इन्फिल्ट्रेशन के लिए उपलब्ध नहीं होती है। वहां सतही रनऑफ ज्यादा दिखाई देने लगता है और कम बारिश में ही जल भराव की समस्या होने लगती है। कुछ शहरी क्षेत्रों में यह सरफेस रन ऑफ भूमिगत सीवर्स के द्वारा बाहरी क्षेत्रों में सतही जल के रूप में एकत्रित किया जाता है, परंतु ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में यह सरफेस रन ऑफ नालों, नदियों और तालाबों इत्यादि में एकत्रित होने लगता है या प्रवाहित होने लगता है। आइए अब हम यह देखते हैं कि वर्षा जल की जो मात्रा अंतः स्रवित या इनफिल्ट्रेट होती है वह कहाँ जाती है। यह इनफिल्ट्रेट जल की मात्रा या तो पौधों द्वारा उपयोग में लाई जाएगी, या वाष्पीकृत हो जाएगी, या मृदा द्वारा सॉइल वाटर के रूप में एकत्रित कर ली जाएगी, और आगे चलकर जब वर्षा लगातार होती रहती है तो यह जल गहराई में पहुंचकर उपस्थित शैलों में भूमिगत जल के रूप में एकत्रित हो जाता है। सतह के नीचे उपस्थित शैलों में जो जल भूमिगत जल के रूप में एकत्रित हो जाता है वह सतह के नीचे ऊंचाई वाले क्षेत्रों से नीचे के क्षेत्रों में प्रवाहित होता रहता है, और उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों में यह झरनों, झीलों या नदियों में विसर्जित अथवा डिस्चार्ज होता है। इसी भूमिगत जल को हम ट्यूबवेल या डगवेल के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमिगत जल जो कि इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा सतह के नीचे एकत्रित होता है, पुनः सतह पर अनुकूल परिस्थितियों में आता है और इसका वाष्पन होता है, और इस तरह से जल चक्र पूर्ण होता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि वाष्पन की प्रक्रिया एवं अंतःस्रवण की प्रक्रिया केवल वर्षा ऋतु में ही नहीं होती, और न ही नदियों में प्रवाह केवल वर्षा ऋतु में होता है। वर्षा का जो जल नदियों, तालाबों, झीलों और अंततः समुद्र में एकत्रित होता है वहां वर्षा के पश्चात भी वाष्पन होगा। नदियों में भूमिगत जल के डिस्चार्ज से वर्ष भर प्रवाह हो सकता है। साथ ही सतह में संचित जल से इन्फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चलती रहेगी, जिससे भूमिगत जल रिचार्ज होता रहेगा। हम यह जानते हैं कि भारतवर्ष की अधिकांश नदियां अंततः समुद्र में जाकर मिलती हैं, जहां पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97% भाग जल होता है। यहाँ से वाष्पन अनवरत चलता रहता है, जिससे वर्षा के लिए प्रचुर मात्रा में जल वाष्प उपलब्ध होता है।
पर्वतीय क्षेत्रों में स्नो लाइन के ऊपर उपस्थित बर्फ एवं हिमनद में उपस्थित बर्फ में जल प्रेसिपिटेशन से ही आता है। हिमनद के पिघलने से ही हिमालय से निकलने वाली नदियों में साल भर जल प्रवाहित होता है और इसका वाष्पन भी होता रहता है। पूरे जल चक्र को जानने के पश्चात यह बात सामने आती है कि संपूर्ण जल चक्र में उपलब्ध जल का 97% भाग महासागरों में एकत्रित है। शेष बचे 3% जल का 69% भाग हिमनद और आइस कैप्स के रूप में है, 30% भाग भूमिगत जल के रूप में है और 1% भाग नदियों, तालाबों, झीलों और दलदली क्षेत्रों में है। वायुमंडल में जल की बहुत कम मात्रा ही एकत्रित रहती है, क्योंकि जल वाष्प की मात्रा जैसे ज्यादा होती है, वर्षा के रूप में जल पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है। अंत में पूरे जल चक्र को निम्न बिंदुओं में समझाया जा सकता है। पहला, प्रेसिपिटेशन, जिससे जल पृथ्वी की सतह पर आता है। दूसरा, इनफिल्ट्रेशन, जिससे वनस्पतियों को जल उपलब्ध होता है और भूमिगत जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। रन ऑफ, देन ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज टू द सरफेस एंड ट्रांसपिरेशन, और अंत में इवापोरेशन, जिससे जल वाष्प के रूप में पुनः वायुमंडल में पहुंचता है। धन्यवाद।